नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका और सबसे पहले वीएनएम के सभी व्यूअर्स को हैप्पी संडे। और फिर एक बार हम हाजिर हैं टैरो बोलेगा आपका भविष्य लेकर। वैसे मूलांक के हिसाब से हम आपके वीकली हॉरोस्कोप आप तक पहुंचाते थे, लेकिन आज कुछ अलग करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उनके लिए कौन सा करियर बेस्ट है, क्योंकि करियर चूज करना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पूरे परिवार के लिए। अगर कोई बच्चा है तो पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, सिबलिंग्स बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, कजिन्स अपनी अपनी एडवाइजेस देते हैं कि आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके करियर पर भी आपकी राशि का, आपके आसपास जो ग्रह है, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। और इसीलिए आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको आपके मूलांक के हिसाब से, आपके नंबर्स के हिसाब से कौन सा करियर चूज करना चाहिए। वैसे मैं इस पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगी। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं, टैरो रीडर जो सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और निधि शाह, जिनसे हम हर वीक मिलते हैं और उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार वो हमें क्या बताने जा रही हैं इस बार। निधि, बहुत आप बहुत सभी स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। थैंक यू सो वेरी मच मयूरिका एंड राधे राधे सभी व्यूअर्स को जो हमारा वीडियो एंड तक देखते हैं। जी। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि अब एग्जाम्स के भी माहौल है, बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, उसके बाद सभी बच्चों के एग्जाम्स आएंगे। तो करियर रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि करियर क्या चूज करना चाहिए, क्योंकि एक डिसीजन ऐसा होता है जो आपको लाइफ टाइम कहीं ना कहीं आपको आपके साथ स्टक रहता है। अगर आपने गलत करियर चूज कर लिया तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, और वहीं अगर सही करियर चूज किया तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बताइए, करियर वाइज हम कैसे बता पाएंगे कि किसे कौन सा करियर चूज करना चाहिए। बहुत लोगों को तो ये जानकारी भी नहीं है कि उनके डेट ऑफ बर्थ से भी करियर चूज किया जा सकता है। सो आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से गाइड करूंगी कि आपको क्या करियर चूज करना चाहिए। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे एंड आप सभी लोग एक पेन और डायरी लेके बैठ जाइए। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या करियर आपको चूज करना चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। चलिए, तो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है कि डेट ऑफ बर्थ से भी आप करियर चुन सकते हैं। वैसे हमने एप्टीट्यूड टेस्ट सुना है, हमने कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स जिस करियर में होते हैं, जिस फील्ड में होते हैं, बच्चे भी वहीं जाते हैं। तो ये एक अलग चीज आज होने जा रही है कि नंबर के हिसाब से आपको क्या सुटेबल है, ये हमें निधि शाह बता रहे हैं। निधि जी, बताइए कि क्या करियर वाइज हम आप सजेशन दे रहे हैं, कौन सी बर्थ डेट वालों को कौन सा करियर चूज करना चाहिए। जी जरूर। सो एज नंबर वन पहले आता है तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर वन से। सो अभी मूलांक एंड भाग्यांक, आई थिंक सो हमने इतने वीडियोस बना लिए हैं कि सबको ये तो पता चल गया होगा उनका मूलांक क्या है। सो भाग्यांक की बात करते हैं, उसे डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। अगर जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप पेन और डायरी लेके बैठ जाइए क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 2024, सो उसका मूलांक हो गया 1 + 0 दैट इज 1। अब भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक इज जो आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ होता है उसको जब हम ऐड करके सिंगल नंबर पे लेके आते हैं वो आपका डेस्टिनी नंबर या पाथ नंबर या भाग्यांक भी कहते हैं। मैंने डेट ऑफ बर्थ आपको बताई 10 जनवरी 2024। 1 + 0 +1 +2 +0 +2 +4 को ऐड करेंगे तो भी सिंगल डिजिट आता है 1। राइट। 1 + 1 मूलांक हो गया 1 और भाग्यांक भी हो गया 1। क्या करियर चूज करना चाहिए? इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। जिस चीज में ये हाथ रख दे, जो बिजनेस ये करे, इनको बिजनेस में जरूर सक्सेसफुल ये होते हैं। एनी टाइप ऑफ बिजनेस ये कर सकते हैं, या अगर ये कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये काफी अच्छे पोजीशन में होंगे। एंड कुछ टाइम बाद ये जॉब छोड़कर अपना बिजनेस जरूर चालू करेंगे। एनी काइंड ऑफ बिजनेस इनको सूट करता है। तो आप कह रहे हैं कि एक मूलांक जिसका है और एक भाग्यांक जिसका है, वो ये वाले जो फील्ड हैं उसे चूज कर सकते हैं। अच्छा, एक मूलांक है लेकिन भाग्यांक अगर अलग हुआ तो उनके लिए क्या होगा फिर? यस, वही अब आगे की वीडियो में हम यही बताएंगे। जी। एग्जाम्पल के साथ में आपको एक एक डेट ऑफ बर्थ के साथ में आपको गाइड करूंगी आज। राइट। तो आज हमें मूलांक नहीं देखना है, आज हमें भाग्यांक देखना है, राइट?
मूलांक एंड भाग्यांक दोनों देखना है, और जो कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। जी, जी। चलिए, तो अगला नंबर कौन-सा बता रहे हैं? मूलांक 1 और भाग्यांक 2। सो सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 2005। अगर आप 2 एंड 8 को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 8 इज 10, विच इज 1। और अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे 28 मार्च 2005, तो इसका भाग्यांक सिंगल डिजिट में आता है 2। सो मूलांक इज 1, भाग्यांक इज 2। तो हुँ, इनके बारे में एक चीज मैं बताती हूँ, ये लोग थोड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, एंड इनको वाटर रिलेटेड काम जरूर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब कर रहे हो तो कोई पानी के प्लांट में आप जॉब कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिस्लरी के प्लांट में कर रहे हो, या एनीथिंग रिलेटेड टू लिक्विड, आप लीकर बिजनेस कर सकते हो, बिकॉज लीकर अगेन लिक्विड, तो उससे रिलेटेड आप बिजनेस कीजिए। वाटर रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस होते हैं, या जॉब आप वो करिए, आप देखिएगा आपके लाइफ में बहुत कम स्ट्रगल है, आपका जॉब या बिजनेस बहुत स्मूथ चल रहा है। एंड एक और चीज, आप अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर कमेंट में लिखिए एंड बताइए क्या है आपका मूलांक एंड भाग्यांक। जी, तो 1 मूलांक अगर 2 भाग्यांक, अगर आपका मूलांक 1 है और 2 है आपका भाग्यांक, तो आपको इन बिज़नेसेस में जाना चाहिए। और एक ही मूलांक वालों की बात आज हम कर रहे हैं कि मूलांक 1 वालों को अगर भाग्यांक के हिसाब से कौन-सा करियर चूज़ करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है अब 1 मूलांक और साथ में भाग्यांक जिसका 3 है, उसकी बारी है, राइट? जी, एकदम राइट। तो उनके लिए क्या करियर आप सजेस्ट कर रहे हैं? जी, जरूर। अब मैं डेट ऑफ बर्थ से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1986। 1 एंड 9 को आप ऐड करोगे तो 1 प्लस 9 इज 10, विच इज 1। और हुँ, पूरे डेट ऑफ बर्थ को आप ऐड करोगे 19 मई 1986 को, तो उनका भाग्यांक आ जाएगा 3। हुँ, मूलांक 1, भाग्यांक 3। सो ऐसे लोगों को समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, आप अपना एजुकेशन सेंटर खोल सकते हो। और इवन एनीथिंग रिलेटेड टू टीचिंग, आप टीचिंग में घुस सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप अपना कोचिंग खोल सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो। एनीथिंग रिलेटेड टू टीचिंग में आप अगर जाओगे, एजुकेशन सेंटर में जाओगे, तो आप में करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। चलिए, तो 1 मूलांक और 3 भाग्यांक वाले लोग ज़रूर उन्होंने नोट कर लिया होगा कि उन्हें कौन-कौन से फ़ील्ड में जाना चाहिए, कौन-कौन से करियर ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है। और अब बारी है 1 मूलांक और साथ में जिनके भाग्यांक 4 होंगे, राइट? जी, किसी का भी जन्म एक तारीख, जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, 1 अप्रैल 1997 किसी का बॉर्न हुआ है। सो 1 नंबर इज मूलांक, और जब आप 1 अप्रैल 1997 को आप ऐड करोगे तो ये आपका भाग्यांक आ जाता है 4। अब ऐसे लोग बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज होता है, हुँ, बहुत क्विक डिसीजन, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। सो ऐसे लोग को जरूर पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। एंड कोई भी जब बिजनेस ये करेंगे ना, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, इनके आइडिया के लिए बहुत बहुत इनको अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर ये हुँ, किसी जॉब में भी है तो भी इनके आइडियाज को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा इनके ऑफिस में। बट हुँ, अगर आप जॉब कर रहे हो, आप जरूर बहुत जल्द स्विच करके मे बी आप पॉलिटिक्स लाइन में चल जाओ, तो आपके लिए करियर वाइज पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है। आप हुँ, जरूर ट्राई करें, एंड इतनी मेहनत नहीं लगेगी आपको पॉलिटिक्स में घुसने के लिए। एंड एक हुँ। और चीज, अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो जिनके भाग्यांक 4 है और मूलांक 1 है, उनके लिए पॉलिटिक्स एक अच्छा फ़ील्ड साबित होता है। वैसे बहुत चैलेंजिंग फ़ील्ड है, लेकिन अगर आप इस भाग्यांक और मूलांक के साथ जाते हैं, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो चलिए, 1 मूलांक अगर आपका है और आपका भाग्यांक 5 है, भाग्यांक कैसे निकालना है, मूलांक कैसे निकालना है, वो निधि जी ने पहले ही हमें बता दिया। तो अगर आपका भाग्यांक 5 है और मूलांक 1 है, तो कौन-कौन से फ़ील्ड आपका इंतज़ार कर रहे हैं? उन्हें भी बता दीजिए। जरूर, जिसका भी मूलांक 1 और भाग्यांक 5 है,
तो वो एनीथिंग रिलेटेड टू बैंकिंग, फिनेंस सेक्टर में जा सकते हैं। बैंकिंग में यू कैन बी इनटू एडमिन, आप इंश्योरेंस में हो सकते हैं, फिनेंस से रिलेटेड एनी फील्ड में आप बहुत ग्रो करोगे, बैंकिंग रिलेटेड चीजों में बहुत ग्रो करोगे। अगर आप सपोज सोच रहे हो कि मैं गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जाम दूं, मैं क्लियर हो जाऊं, तो यस, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप एग्जाम दे सकते हो, और फिनेंस रिलेटेड एंड बैंकिंग रिलेटेड करियर आपको बहुत सूट करेगा। तो आप ज़रूर इसे सुन रहे होंगे और नोट कर रहे होंगे। ये जो चीज़ें हैं सिर्फ़ जॉब सेलेक्ट करने को लेकर नहीं है, आपको पढ़ाई से ही ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल साबित हो, बच्चों को कौन से क्षेत्र में हम कौन से फ़ील्ड में डालें, ये आपको हेल्पफुल साबित हो, इसलिए ये ख़ास एपिसोड हम कर रहे हैं। अब 1 नंबर के साथ 6 नंबर के मूलांक वालों की बारी है कि 1 अगर मूलांक है और 6 उनका भाग्यांक है, तो उनके सितारे उन्हें किस करियर में ले जा रहे हैं? जिनका भी मूलांक 1 और भाग्यांक 6 है, एक चीज आप जरूर ये पर्सनालिटी में देखोगे कि उनको ट्रैवल्स बहुत पसंद है, उनको लग्जरी चीजें बहुत पसंद है, क्योंकि 1 के साथ 6 ऐड हो गया है, एंड 6 वीनस का नंबर है, तो इन्हें ब्रांडिंग, घूमना फिरना, महंगी चीजें पसंद आती है। सो ऐसे लोग टूर्स एंड ट्रैवल्स में अपना करियर ऑप्ट कर सकते हैं। एंड इवन लग्जरी आइटम्स कुछ भी हो सकता है, परफ्यूम का बिजनेस कर सकते हैं, या एनीथिंग हाई ब्रांड्स शोरूम्स है, या हाई ब्रांड कोई बुटीक आप खोल सकते हो, एनीथिंग रिलेटेड टू लग्जरी। एंड दे आर वेरी गुड एंटरटेनर ऑल्सो। सो ये मॉडलिंग, फैशन शो एंड मूवीज या एक्टिंग में भी जा सकते हैं। सो इनके लिए ये सारे करियर बहुत अच्छे रहेंगे। तो 1 मूलांक और 6 भाग्यांक वालों के कौन-सा फ़ील्ड उन्हें चूज़ करना चाहिए, ये हमने बताया और अब बारी है 1 मूलांक और 7 भाग्यांक वालों की। ज़रूर सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे और मुझे लग रहा है कि निधि जी, मम्मियाँ बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि बच्चों को कौन-सा करियर चूज़ कराएँ, उन्हें कौन-सी पढ़ाई करवाएँ, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो ये काम आज हमारे लिए आप आसान कर रहे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स मुझे लग रहा है इससे खुश होंगे। आगे के नंबर्स क्या कह रहे हैं? अब हम बात करते हैं मूलांक 1 और भाग्यांक 7 की। सो ऐसे लोग 7 नंबर ऐसे ही बोलते हैं इंट्यूटिव नंबर है। सो दे कैन बी वेरी गुड हीलर, जो हीलिंग्स करते हैं, जैसे रेकी हीलिंग हो गई। एंड इवन दे कैन गो इनटू एजुकेशन, कोई भी एजुकेशन फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 1 और 7 का कॉम्बिनेशन है ना, 7 नंबर वाले लॉजिक में मांगते हैं, हर चीजों को रिसर्च करते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं आप ये करो, आप नहीं सुनोगे, आप पहले रिसर्च करोगे कि सही में ये होता है कि नहीं होता है। ऑकल्ट ऑकल्टिस्ट, जैसे कि आई एम ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, टैरो, न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी आप कर सकते हो, आप हीलिंग कर सकते हो, एजुकेशन रिलेटेड कुछ कर सकते हो। तो आप जरूर ये करियर ऑप्ट कीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आप करियर में बहुत ग्रो करोगे। 7 नंबर इंट्यूशन का नंबर है और इसीलिए इस नंबर वाले लोग जो हैं वो ज़रूर इंट्यूशन वाले फ़ील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और अब जिसका मूलांक 1 है और जिनका भाग्यांक 8 है उन्हें कौन-सा क्षेत्र उनका इंतज़ार कर रहा है और कौन से क्षेत्र में वो टॉप कर सकते हैं? बताइए। जैसे जिसका मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है, तो ऐसे लोग पता है ऐसा सोचते होंगे कि यार मूलांक 1 है तो मेरे में लीडरशिप क्वालिटी आना चाहिए, मैं बहुत अच्छा करना चाहिए। लेकिन 1 और 8 ये दोनों दुश्मन नंबर है, दे आर नॉट कंपैटिबल नंबर्स। सो कहीं ना कहीं इनके हेल्थ और इनके करियर में बहुत स्ट्रगल, बहुत डिले आता है। सो मूलांक 1 और भाग्यांक 8 के लिए मैं आपको एक ही प्रोफेशन बोलूंगी, आप जरूर लॉयर बने या लॉ रिलेटेड कुछ काम करें, बहुत तरक्की मिलेगी आपको। अदरवाइज आपके लाइफ में करियर रिलेटेड बहुत स्ट्रगल रहेगा। ये तो होता ही है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह होते हैं आपके ग्रह, आपकी राशि। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप 1 मूलांक वाले हैं और 8 आपका भाग्यांक है तो जैसे निधि जी ने बताया जो एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजी जो सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि 8 नंबर वाले जिनका भाग्यांक 8 है, मूलांक 1 है, वो लॉ पढ़ सकते हैं, लॉ वाले क्षेत्र में लॉयर बन सकते हैं, इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। चलिए 1 मूलांक और 9 भाग्यांक, ये वाले लोग भी ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे।
जिसका भी मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है, ऐसे लोग इनमें बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत उनमें टैलेंट होता है, हिडन टैलेंट होता है जो कि उन्हें पता नहीं होता है। तो ऐसे लोग स्ट्रेंथ वाइज बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग को आर्मी, पुलिस या कोई ऐसे एनजीओ या संस्था से जुड़ जाना चाहिए जहां इन्हें सेवा करने का मौका मिले। जैसे कि हुँ, आपने देखा होगा, बहुत बार हम न्यूज में देखते हैं, कहीं बाढ़ आ गई तो कोई लोग सेवा कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, बना रहे हैं। सो ऐसे हुँ। कोई संस्था से जुड़ जाइए, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी। आपको कोई भी हेल्थ ट्रबल नहीं होगा। तो आप जरूर कोई एनजीओ से जुड़ जाइए और आर्मी पुलिस में जरूर ट्राई कीजिएगा। आपकी लाइफ बहुत 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 5 स्टार लाइफ, आई कैन से, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। यानी नेशन को सर्व कीजिए और सोसाइटी को सर्व कीजिए तो आपका सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। तो एक मूलांक और अलग-अलग भाग्यांक के आधार पर आपको कौन-सा करियर चूज़ करना है ये हमने बताया और मुझे लगता है कि 2 नंबर वालों का हम नेक्स्ट वीक में लेंगे, राइट? जी, हम नेक्स्ट वीक 2 मूलांक और 1 भाग्यांक, तो वैसे ही 2 मूलांक, 2 भाग्यांक ऐसे करके हम, ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। एंड मुझे लगता है जब तक बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम नहीं हो जाते तब तक हम ये पूरा 9 मूलांक तक कवर कर लेंगे। सो राइट। या कीप वेटिंग। तो देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में ये ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि आपके भी नंबर इसी नंबर्स में छुपे हुए हैं कि आपको कौन-सा करियर चूज़ करना है क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आएँगे, एग्ज़ाम्स के बाद फ़ौरन करियर चूज़ करने की बारी आती है। हम बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, काउंसलर्स से हम अलग-अलग संपर्क करते हैं, लेकिन ज्योतिष विद्या जो है, हमारी पुरानी ज्योतिष विद्या, वो भी हमें इसमें सहायता कर सकती है। ये बात मुझे भी आज ही पता चली है। तो अच्छी बात है कि चलिए हमारे व्यूअर्स को भी ये एक नया एस्पेक्ट हमने दिखाया है कि आपका करियर आपके नंबर के आधार पर अच्छा या बुरा हो सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया निधि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? ये सारी बातें हम कर ही आपके लिए रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ काफ़ी चीज़ों को लेकर रहते ही हैं, तो आपका कन्फ्यूज़न इससे दूर हो सकता है और अगर आप इससे भी ज़्यादा कुछ जानकारी पाना चाहें, तो सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और हीलर निधि शाह का आप संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर्स लगातार हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हो, अपनी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, ये सारी चीज़ें, लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, करियर में, पढ़ाई में, बच्चे ठीक नहीं कर रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं और रोज़ हर वीक रविवार सुबह 10 बजे टैरो बोलेगा आपका भविष्य, तो टैरो के ज़रिए हम आपका भविष्य आपको बताते हैं, न्यूमरोलॉजी के ज़रिए बताते हैं, एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए बताते हैं, अलग-अलग एस्पेक्ट पर आप अपनी चीज़ों को जान सकते हैं और खासकर आप हमें जब यूट्यूब पर देख रहे हैं शेयर कर लीजिए। आपका ये जो टॉक है सारे फैमिली और फ्रेंड्स में पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कर लीजिए। ये सारे लोगों के मोबाइल में पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं। डेली हंट, वोडाफ़ोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. जिंदगी के लम्हे बीत जाते हैं घड़ी के सुई के साथ में, मगर जब हमें मौका मिलता है उन लम्हों को, उन यादगार लम्हों को याद करने का, तो वो पल, वो दिन वाकई यादगार बन जाता है। इसीलिए मैं आपके लिए एक ऐसा ख़ास कार्यक्रम लेकर आती हूँ, यादों का सफ़र। और आज यादों का सफ़र उन कलाकारों के साथ मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ जो वडोदरा शहर को नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर वडोदरा शहर का नाम वो ले जा चुके हैं। हमेशा अपने शहर को कला नगरी के नाम से पहचानते हैं और पहचान देते भी हैं कि हम कला नगरी से हैं। और इन कलाकारों से बात करके आज मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है, आपको भी। आज का यादों का सफ़र बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप मेरे साथ में। और सर्जन आर्ट गैलरी आप जानते ही हैं, कांति राणा सर को हम कैसे भूल सकते हैं। और कांति राणा के दो सन हितेश भाई और कमल भाई मेरे साथ हैं इस आज के ख़ास कार्यक्रम यादों के सफ़र में। और आज वो अपनी यादें हमसे शेयर करने वाले हैं। हितेश भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कि आज डबल डेकर बस में आप जब आए हैं मेरे साथ तो कैसा लग रहा है? यानी बहुत पुरानी याद, जो बचपन में हम डबल डेकर में बैठते थे तो भाग के ये सीट जो आगे वाला सीट है उसके लिए हमारी लड़ाई होती थी। और ये सीट पे बैठ के जो टॉप व्यू देखने का जो मजा आता है, जो हम पूरी दुनिया पे रूल कर रहे हैं ऐसा फील होता है। माय गॉड। और वाकई ही हमारे शहर के कलाकारों ने, और स्पेशली मैं कहूँगी कि हितेश भाई और कमल भाई ने दुनिया पे राज किया है और दुनिया को उस नज़र से भी देखा है। और इनकी कला की क्या बात करें। जब आप डबल डेकर में सफ़र करते थे उन दिनों की बात, और आज जब इतने सालों बाद आज इस कार्यक्रम में आप आए, जैसे हम चलते चलते बात कर रहे थे, बरसों बाद आप लोकल सिटी बस स्टैंड पे आए, तो क्या कहेंगे? ये जो रूट था, मैं स्पेशल डबल डेकर में वो स्टेशन से अहमदाबादी पुल तक स्पेशल ट्रैवल करने के लिए बैठता था मैं। तो अभी मुझे याद है कि वो जो मज़ा थी वो लौटा नहीं सकते हम, पॉसिबल ही नहीं है। अभी कुछ भी है, मेरे पास मर्सिडीज होगा कि कुछ भी गाड़ी होगा, ये जो ब्यूटी था लाइफ का वो डिफ़िकल्ट है। वडोदरा शहर से तो बहुत बहुत ज़्यादा लगाव है, तो वडोदरा शहर में ऐसी कौन सी प्लेस है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है?
बड़ौदा में जनरली जैसे वो जो डाउनटाउन एरिया है जहाँ पे वो पुरानी चीज मिलती है और सभी जो एंटिक्स जो मार्केट होता है, जो शुक्रवारी बाजार का एरिया, वहाँ पे लाइफ पूरा चल रहा है, पूरा मीन्स पता नहीं, बट पहले से मुझे वो जगह ज़्यादा अच्छा लगा, फतेहपुरा एंड याकुतपुरा, जहाँ पे शुक्रवारी बाजार लगता है, लोग इतना स्ट्रगल में भी बहुत हंसते हंसते जिंदगी पास करते हैं। वो जो मज़ा है लाइफ का, वो मुझे पता नहीं पहले से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया मुझे। हाँ, ये देखा, ये कलाकार की जो सोच है ना, वो वाकई लोगों के बीच से कौन सी चीज़ को अच्छी बनाकर लेना, वो हमेशा एक कलाकार ही सोच सकता है। आप इंटरनेशनल लेवल पर जा चुके हैं, तो कोई आपकी जर्नी का, जैसे सफ़र में हम लोगों को अच्छे और बुरे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं जो आपके सफ़र में हुआ? 95 में फर्स्ट टाइम मैं अमेरिका गया था और बॉम्बे से जब प्लेन निकला तो ऊपर देखा तो आदमी लोग दिखना धीरे धीरे बंद हो गया, सिटी पूरा गुम हो गया, शायद कंट्री पूरा गुम हो गया। फिर थोड़ा ख्याल आता है कि नीचे जो हम जो झगड़ा करते हैं छोटी छोटी चीज़ के लिए, दूर से देखो तो वो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। छोटी छोटी ये प्रॉपर्टी के लिए हम सोचते हैं कि चलो ये मेरा है, ये मेरा, थोड़ा दूर जाने के बाद वो प्रॉपर्टी तो रहती नहीं किसी की भी, तो वो देख के थोड़ा ख्याल आता है कि वो जो ह्यूमैनिटी है उसको मेंटेन रख के लाइफ जियो, वो अच्छा है। चीज़ों से प्यार नहीं करना है, लोगों से प्यार करना है। कमल जी से बात करेंगे। कमल राणा, जब भी मिलते हैं बात अपने काम की और अपनी कला की ही करते हैं। तो वडोदरा शहर में आपने जब डबल डेकर बस में सफ़र किया होगा आपके बचपन में, उसकी आज कुछ बातें आप हमसे शेयर करें सर। मैं छोटा था तब स्कूल में जा रहे थे हम, तब डबल डेकर बस स्टेशन से अहमदाबादी पोल, मेरा स्कूल न्यूरा स्कूल था सुरसागर के बाजू में, तो मैं डबल डेकर बस ही पसंद करता था। वो ऊपर ही बैठता था, वो जल्दी जल्दी बस खड़ी रही तो जल्दी जल्दी सीधा ऊपर चढ़ के जो हमारा जो विंडो का सीट है वो सिलेक्ट करके बड़ौदा की जो रास्ते में जो आता है गुजरते हम, कामाटी बाग आता है, रोड पे कोई सो गए, कोई अच्छा लगता है, कोई कैमरा नहीं है वो टाइम में, तो हम बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन क्या अच्छा है, क्या आर्टिस्टिक है, वो सोचते रहते थे। मैंने जैसे कहा ना कि वो जब भी मिलते हैं अपने कला की, अपने फोटोग्राफी की यही बात करते थे। तो यार सोचिए आप कि बचपन से ही आंखों से उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लिक की है और अपने दिमाग में उसे उतारा, और उसके बाद में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वो सारी चीज़ें अपनी कला में वो दर्शाते गए। जर्नी की हम बात करें, बहुत सारी बार आपने जर्नी की होगी वडोदरा से बाहर या इंडिया से बाहर। आप जब गए तो कोई यादगार किस्सा जो आपको आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव लाया है या फिर वो याद बन के रह गया है, कोई ऐसा किस्सा? एक बार मैं दिल्ली में फोटोग्राफी में अवार्ड मिला था गवर्नमेंट का, तो मुझे पहले से ही हैबिट है किसी के साथ बात नहीं करना, जो मेरे साथ बात करना करेगा वो तकदीर वाला है ऐसा उसको लगेगा। ज़्यादातर मैं बात ही नहीं करता हूँ किसी के साथ। तो मैं ट्रेन में विंडो सीट था, बड़ौदा से दिल्ली तक कंटिन्यू में विंडो के सामने देख रहा था, क्या अच्छा है, क्या इंटरेस्टिंग है, नेचर, वो घर है, लोग रहते हैं, स्टेट अलग अलग आता है तो अलग अलग कॉस्ट्यूम देखते हम, तो अच्छा लगता है। तो ट्रेन में मेरे पास बाजू में बैठा था एक आदमी, बोले आप 6 घंटे से आप बोलते नहीं है, बाहर देखते रहते। मैंने बोला मुझे बाहर देखने हो और बहुत मजा आता है, अलग अलग जो कॉस्ट्यूम, ड्रेस है, लोग है, वो नेचर है, वो सब देखने का पहले से मुझे ऐसा ही हैबिट है। वो हैबिट मुझे मेरे पेंटिंग में, फोटोग्राफी में यूजफुल रहता है। इस यादों के सफ़र में मैं अब बात करने वाली हूँ सचिन। बहुत सारे कलाकारों से मिलते रहते हो, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें अपने आप में भी उतारते रहते हो, सीखते रहते हो। वडोदरा शहर को किस नज़र से देखते थे जब छोटे थे और डबल डेकर में सफ़र करते थे? डबल डेकर का मेरा अगर अनुभव मैं आपको बताऊं तो डर के ऊपर जीत का एग्जाम्पल मेरे लिए है। कैसे? मुझे मोशन सिकनेस था
मैं चाहता था कि मैं ऑटो रिक्शा में स्कूल में जाऊँ। मैं वाड़ी में रहता था, वहाँ से रेलवे स्टेशन एक्सपेरिमेंटल स्कूल, वहाँ पे मैं हमेशा कहता था मैं ऑटो में जाऊँगा। मुझे मेरे मम्मी डैडी ने कहा कि बस में जाओ। मैंने कहा नहीं, बस में तो मुझे उल्टी होगी। मैंने कहा इसीलिए जाओ। तो बस में जाना शुरू किया। बस में से उतरता था स्कूल के लिए, वॉमिट करता था, वापस बैठता था, वापस घर पे जाके वॉमिट करता था। ऐसा 3 महीने तक चला। लेकिन जैसे ही मैं डबल डेकर में बैठा ऊपर ऐसी वाली सीट पे, मुझे नहीं हुआ वॉमिटिंग। तो मुझे लगा हाँ, डबल डेकर मेरे लिए अच्छा है। तो वो शुरू हुआ डबल डेकर कि जितनी बार वाड़ी में डबल डेकर जाती थी वो आधा घंटा लेट जाती थी। बाकी मैं राह देखता था स्कूल छूटने के बाद आधा घंटा कि डबल डेकर में जाऊँगा, मुझे वॉमिटिंग नहीं होगा। फिर धीरे धीरे आदत हुई। फिर बस में था, अब वो डर के ऊपर जीत हो गई है कि अब ना वॉमिट होती है ना कुछ होता है। अभी तो घंटों घंटों तक सफ़र करते रहते हैं। तो वो एक मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो वो पता चला कि अगर डर है तो उसका सामना करो। सचिन, वडोदरा शहर कला नगरी है, संस्कारी नगरी है, उसके साथ साथ में एक यूं कहे कि हेरिटेज नगरी भी है। बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी गलियां हैं हमारे शहर की जो हमें बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी आप जैसे कह रहे हैं कि वाड़ी, तो आप तो हमारे पुराने शहर से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होंगे। बिल्कुल। कौन सा एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है आपको? मुझे मेरा वाड़ी एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वैसे रहता नहीं हूँ वहाँ पे, लेकिन 25 साल ज़िंदगी के वहाँ पे निकाले हैं। तो अब वहाँ पे यानी जो केयरफ्री लाइफ थी, अब जाके लगता है कि वो केयरफ्री लाइफ नहीं कह सकते हैं, वो बहुत गंदी लाइफ कहते थे। क्योंकि गंदगी करना, यहाँ पे कहीं पे भी लोग देखते थे ऐसे ही बिना चप्पल के घूमना। मैं शायद 8th स्टैंडर्ड तक तो मैं चप्पल नहीं पहनता था। वाड़ी में ऐसे ही सब लोग ऐसे ही घूमते थे। तो यानी मेरे लिए वो पता ही नहीं था कि ऐसा घूमना होता है। लेकिन फिर बाद में जब पता चला, स्कूल में ठीक है हम शूज़ पहन के जाते, लेकिन बाहर ऐसे ही घूमते थे, खेलते थे, दौड़ते थे। तो वो एक, अब ऐसा लगता है कि वो भी एक मज़ा था उस ज़िंदगी का, कि जिसके अंदर कोई कंफर्ट नहीं था, ना एसी था, ना कुछ, कितनी गर्मी में कैसे ही रहो, कुछ भी घूमो। तो वो लोगों के साथ जो अपनापन था, उसमें पैसे वाले भी रहते थे, एकदम कम वाले भी रहते थे, हमारे जैसे लोग भी रहते थे, मिडिल क्लास से लेके। लेकिन सबके साथ खेलना, ना कोई भेदभाव, ना कुछ, बस खेलते रहो, मज़ा करते रहो। वो एक यादें मेरे लिए बहुत अलग हैं। और मुझे लगता है कि आज जो मेरा शेपअप हुआ है, लोगों से बात करना, लोगों से रहना, वो शायद उस एरिया का एक प्रभाव है कि जहाँ पे मैंने कम्युनल राइट्स भी देखे हैं। उस समय पे किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही ख़त्म होते थे वैसे ही हमारे दोस्तों के साथ, मुस्लिम दोस्तों के साथ घूमने जाते थे उसी एरिया में जहाँ पे पहले टेंशन था। तो वो एक बहुत सारी अनुभव, बहुत सारी यादें हैं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं कि जो उस एरिया के साथ कभी भी जाएगी नहीं। जैसे रात रात भर बाहर घूमने निकलना दोस्तों के साथ, ना कोई टेंशन, ना सिक्योरिटी का डर, हम हमारे राजा। तो वो बहुत अलग है। बहुत अच्छी बात बताई है सचिन ने कि वाकई हमारे पुराने शहर को अगर हम देखें तो बहुत वहाँ की ज़िंदगी का बड़ा अलग सा मज़ा था। हम पहुँच चुके हैं तरसाली, हमारी डेस्टिनी पर, और यादों का सफ़र जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। बात करेंगे सारंग से। सारंग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे साथ में आज सारे कलाकार जुड़े हुए हैं, और सारंग की यादें डबल डेकर बस की क्या है वो जानेंगे कि आज उन्होंने क्या फील किया इस यादों के सफ़र में। सबसे पहले तो मुझे याद आया, यहाँ सामने ही मेरी नज़र के सामने मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्त का घर, उसका नाम नलिन था। पहले तो डबल डेकर का सफ़र उसके साथ का जो था कि फाइन आर्ट से तरसाली आना उसके साथ, और यही हम उतर जाते थे। पर एक था कि वो व्यू बदल जाता था कि आप नॉर्मल बस में सफ़र करते हो और फर्स्ट फ्लोर पे सफ़र करते हो तो आपको चीज़ें और अच्छी ज़्यादा दिखती है, तो डिस्टर्बेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो वो एक यहाँ पे मुझे याद आता है। और दूसरा, मेरा एक दूसरा दोस्त यहीं पे रहता है, चंद्रशेखर, वो भी यहीं पे है। तो हम लोग क्या है कि चलो यहाँ बैठे तो बस का तो मज़ा आ ही रहा है, साथ में चलो अपने दोस्त कहाँ हैं, तो वो भी हम लोग जनरली लोकेट करते हैं। कहीं पे भी जाए हम दुनिया में, लेकिन सबसे पहले हमें यही सब चीज़ें याद आती है। मैं बीच में यूएई गया था, तो यूएई में भी मुझे बड़ौदा की याद आती थी कि बड़ौदा कहीं पे भी जाओ तो हम लोग अननोइंगली भी कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें हमें यार, अरे यार ये देखो ये बस, हम वहाँ पे भी डबल डेकर बस है, पर वो जनरली प्रवासी लोगों के लिए, मतलब कॉमन पब्लिक वहाँ बस में नहीं जाती, तो वो ज़्यादा डेकोरेटेड और ऊपर ओपन होता है। यहाँ पे अलग टाइप की है, लेकिन शायद हमारे जो एटमॉस्फेयर है इंडिया का,
उस हिसाब से वो क्लोज्ड ही रहा होगा। कलाकार हमेशा अपने दिमाग को है ना बिजी रखता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है जहां उसको कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने मिले। और उसमें भी जब आपको डबल डेकर बस में ऊपर के फ्लोर पे बैठने का मौका मिलता है तो वो वाकई आपका व्यू चेंज हो जाता है, आपको शहर कुछ ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जैसे लेंस की नज़र से अगर आप शहर को देखो तो बहुत सुंदर दिखता है, और उसी लेंस की नज़र से हमारे वडोदरा शहर को हमें देखना चाहिए। कभी तो अपने शहर के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। हमारा शहर भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, और उसमें भी इतना सुंदर मौसम, ठंडी का जब सवेरा होता है और उसमें एक छनती हुई धूप निकल रही है जैसे अभी निकल रही है, ऐसे में वडोदरा शहर के कुछ इलाकों को देखना, जैसे इन्होंने कहा कि इस रूट से जब बड़ौदा डेयरी के रूट से निकलते हैं, वैसा ही राजमहल रोड से जब हम निकलते हैं तो वहाँ का ग्रीनरी का जो पूरा इलाका है वो बहुत बहुत सुंदर है। सारंग, वडोदरा शहर, जैसे मैंने कहा कि मुझे राजमहल रोड से गुजरना बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी बहुत है, तो वडोदरा शहर में आपको कौन सा प्लेस जो आपका बहुत बहुत ज़्यादा पसंदीदा है? देखो, अभी तो मैं ये कहूँगा कि मैं वेट कर रहा हूँ ये बस में बैठ के अभी, कि मैं पैलेस से गुजरूँ और पैलेस का पूरा नज़ारा देखूँ। मुझे लगता है वो सबसे सुंदर जगह है। पैलेस का जो व्यू हमें दिखाई देता है वो इतना ज़बरदस्त है, और जब उसके आसपास की चीज़ें भी मैं देखता हूँ, जैसे सामने वो उनका जो एक ऑफिस वाला एरिया है वो भी एक पैलेस ही है, देवस्थान ट्रस्ट, तो वो भी एक छोटा सा पैलेस है, या उसके आसपास की जगह है। पर ज़्यादा अगर मेरी पसंदीदा जगह बस में अभी नहीं हूँ समझो तो वो सिटी एरिया है, जैसे हमारा शियापुरा एरिया। तो क्योंकि वो गलियों में घूमे हैं ना, तो गलियों से इतने यूज्ड टू है कि आंख बंद करके चलेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। अब अनीता से बात करेंगे। अनीता, फर्स्ट टाइम आप डबल डेकर में सफ़र कर रहे हो, कैसा लग रहा है? जी, जब ये स्टार्ट हुई थी बड़ौदा में, मैंने जब देखा कि डबल डेकर स्टार्ट हुई है, तब से मैं मेरे भाई को, मम्मी को बोल रही थी कि चलेंगे चलेंगे, एंड वो लेट गो करते थे, हाँ हाँ हाँ। पर जब कल सारंग सर ने मुझे इनवाइट किया तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट बना, एंड मैं आज आई हूँ, एंड ये मेरी फर्स्ट राइड है डबल डेकर बस में, एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि मैं फ़र्स्ट टाइम यानी इन आर्टिस्ट के साथ राइड कर रही हूँ डबल डेकर। वडोदरा शहर में क्या अच्छा लगता है? कौन सी प्लेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? जी, बड़ौदा वैसे तो मेरी नानी यहाँ रहते हैं, हम अहमदाबाद में थे पहले, 10 ईयर्स से हम यहाँ हैं। बड़ौदा की यानी एक एक चीज़ पसंद है मुझे, बट ज़्यादा एक काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ, जी जी जी, वहाँ जो मूर्तियाँ हैं बाहर, उसका जो भी पूरा बनाव है, वो मंदिर मुझे सबसे ज़्यादा यानी मेरे हार्ट को वो सबसे ज़्यादा टच करता है। क्या शेयर करेंगे हितेश भाई, और कुछ बातें हैं, कुछ यादें हैं? यादें बस कभी कभी मैं स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। तो जब फर्स्ट टाइम हम प्लेन में गए थे तो वो प्लेन से नीचे पूरा धारावी का जो झोपड़पट्टी का जो एरिया है वो दिखता था। तो मैं स्टूडेंट्स को कायम एक रियलिस्टिक, सेमी रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है वो एग्जाम्पल मुझे वहाँ से आइडिया आया। तो जब प्लेन उड़ा तो वो पूरा धारावी बहुत ही अच्छा दिखता था। आफ्टर फ्यू मिनट्स के बाद थोड़ा हेजी दिखने लगा, और इसके बाद डिफरेंट कलर्स के ब्लॉक दिखने लगे, ब्लू, वाइट और सभी। तो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ शायद आपके पास कुछ 5 और 6 कुछ ब्लॉक्स आ गए और आप सोचना चालू करो कि क्या हो सकता है। तो मैं खास बताता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन लैंग्वेज जो फिगरेटिव टू नॉन फिगरेटिव कैसे होता है वो मैं खास ये धारावी का एग्जाम्पल बताता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी यादें, बट आज तो बहुत मजा आ गया एकदम बहुत मजा आया। वो ठंडी जबरदस्त लगी इधर, अभी थोड़ा मुझे लगता है जाके मिक्स लगाना पड़ेगा और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, ये क्यों इतना एंजॉय कर रहे हैं सब लोग कि उनको जल्दी उठकर वडोदरा शहर को देखने का जो मौका मिला है, वाकई ये हम सब मिस करते हैं। मगर कहीं ना कहीं ऐसे हालात हैं कि हम ये हमेशा नहीं कर पाते, मगर कभी कभी करना चाहिए। ठंडी का मजा लेते हुए यादों के सफर में आज हम सफर कर रहे हैं स्टेशन से तरसाली, तरसाली से फिर वापस स्टेशन जा रहे हैं। यादों का सफर
अक्सर मैं सबसे पूछती रहती हूँ वडोदरा शहर में कौन सा प्लेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सचिन, आपको वडोदरा शहर का कौन सा प्लेस ज़्यादा पसंद है और उसके लिए कुछ करना चाहते हो? एक बहुत वियर्ड प्लेस है वो, कीर्ति टावर आपने देखा है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, उसके पीछे से जाती है हमारी विश्वामित्री नदी। इस मौसम में अगर आप सुबह सुबह 7 बजे वहाँ पे पहुँच जाओगे तो आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे कीर्ति टावर के पीछे की तरफ, जो बड़ौदा का पहला स्काई स्क्रैपर हुआ करता था। वहाँ पे आपको क्रोकोडाइल मिलेंगे। वो एक जगह है जो मैं कई बार वहाँ जाके उनको सिर्फ देखता रहता हूँ, क्योंकि क्रोकोडाइल अगर आप देखें तो बड़ौदा की एक अलग पहचान है। द ओनली सिटी इन प्रोबेबली इन द वर्ल्ड कि जहाँ पे को एग्जिस्टेंस है क्रोकोडाइल और ह्यूमंस का, और ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ये चीज़ है जो मैं इनको क्या देखता हूँ, ये देखता हूँ कि पेशेंस इनके पास से सीखनी चाहिए। कैसे भी विकट परिस्थिति हो उसमें से जीने की जो कला है, क्योंकि मैं जब क्रोकोडाइल को एक बार मैं बहुत सालों पहले कोई मुझे लेकर गया था वहाँ पे, तो उससे मैं उनके प्यार में पड़ गया। मैंने कहा क्रोकोडाइल्स, पढ़ने लगा तो ये पता चला कि क्रोकोडाइल्स डायनासोर के ज़माने से हैं। और हमारे बड़ौदा में जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ उनको लेकर आए कि एक ऐसा क्रिएचर है कि जो इकोसिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प करता है, तो मैंने और पढ़ा तो ये पता चला कि पैलेस के पीछे एक तालाब हुआ करता था। महाराजा फतेह सिंह उनका ध्यान रखते थे, तो अभी केयर टेकर था, उनका नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो क्रोकोडाइल्स को नाम से बुलाते थे और अप्सराओं के नाम रखे थे उन्होंने। और जब खाना देने की बात आती थी तो वो क्रोकोडाइल को बुलाते थे, वही आके खा के जाता था। पता है इसकी खास बात पता है, मेरे पापा ने मुझे बताई थी, फिर हमें दिखाने भी ले गए थे कि वो जो केयरटेकर थे ना, वो मराठी में आवाज देते थे, मराठी में बुलाते थे और अप्सराओं के नाम रखे थे क्रोकोडाइल को। रंभा बुलाएंगे ना, रंभा ही आके खा के जाएगी। वो बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर शायद मैनेज नहीं हुआ तो उन्होंने विश्वामित्री नदी में छोड़ दी है। तो आज हमारे लिए एक हेरिटेज, एक इम्पोर्टेंट ये बन गया है कि बड़ौदा से वडोदरा का जो सफ़र है ये क्रोकोडाइल ने देखा हुआ है, अपने आंखों से महसूस किया हुआ है। विश्वामित्री से ही हम गुजर रहे हैं, काला घोड़ा तक हम पहुंच चुके हैं हमारे सफ़र के दौरान, और बातें तो बहुत सारी हो गई। और अब इस सफ़र में जो खास बात जो होती है आखिर में, वो होती है कि बस और बॉलीवुड का कनेक्शन क्या है, और बस और बॉलीवुड को हम कैसे भूल सकते हैं। सचिन, कोई फिल्म का सॉन्ग या कुछ डायलॉग जो बस में फिल्माए गए हैं या फिर सफ़र के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा उससे पहले कि बॉलीवुड का अगर जन्म हुआ है ना, या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, वो बड़ौदा की वजह से है। यस, सयाजीराव गायकवाड़ ने राजा रवि वर्मा को आमंत्रित किया था यहाँ पे पेंटिंग्स बनाने के लिए। जो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स बनाए हैं वो यहाँ से चले गए मुंबई। उन्होंने अपना एक प्रेस की स्थापना की वहाँ पे। दादा साहेब फाड़के, जिन्होंने फर्स्ट फीचर फिल्म बनाई, वो यहाँ पढ़ के गए हैं अंडर सर टी.के. गज्जर। फिर वो वापस मुंबई गए, जो उन्होंने जॉब ली रवि वर्मा के प्रेस में। और जब उन्होंने पहली फिल्म बनाई 1930 में राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई, तो ये कहा जाता है कि राजा रवि वर्मा ने उनको फंडिंग किया था, पार्टली फंडिंग किया था इस फिल्म बनाने के लिए। और उनकी फिल्में जो थी शुरुआत की, वो सारी रवि वर्मा के चित्रों के ऊपर आधारित थी। तो अगर सयाजी राव ने रवि वर्मा को एनकरेज नहीं किया होता कि आप माइथोलॉजी के पेंटिंग्स बनाओ, तो शायद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का आज जो है, और आज हम सब जो बैठे हैं ऑडियो विजुअल, वो शायद कुछ अलग होता। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि बड़ौदा ये जगह जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री बनी है। कोई ऐसा गाना जो हम सब साथ में मिलकर गा सकें, कोई ऐसा सॉन्ग याद है जो सफ़र पे हो या फिर अपने बस में फिल्माया गया हो? आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते पे यादें छोड़ जाता है। यादों का सफ़र, और यादों के सफ़र में आप हमसे जुड़ते रहिए, यादों के सफ़र को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।
Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वडोदरा के हर उभरती प्रतिभा को हम आपके सामने हमेशा ही लाते रहे हैं और वडोदरा को नाम दिलाने वाले हर नामी गिरामी व्यक्ति को हमने आपसे मिलवाया है। वैसे वीएनएम पर बहुत बार इनसे भी आपको मिलवा चुके हैं, लेकिन आज फिर एक बार जब भारतीय महिलाएं बहुत अच्छा क्रिकेट में प्रदर्शन कर रही हैं, तब भारत की ही पूर्व महिला क्रिकेटर, महिला कोच गीता गायकवाड़, जिनका नाम राजकुंवर देवी गायकवाड़ है, लेकिन गीता गायकवाड़ के नाम से हम उन्हें जानते हैं, उन्हें आज हमने ऑनलाइन जोड़ा है और भारतीय महिला क्रिकेट जिस तरह से आगे बढ़ रही है उस पर आज हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह मेंस, जब भी मैं वुमेन्स क्रिकेट कवर करती हूं तो मैं एक डायलॉग जरूर बोलती हूं कि हमारी छोरियां का छोरों से कम है। बिल्कुल यही बातें जब अब साबित हो रही हैं, तब गीता जी से जानेंगे कि आखिरकार वो कितना प्राउड महसूस करती हैं एज अ क्रिकेटर। वेल, बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत प्राउड फील होता है जब हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की लड़कियां, प्लेयर्स इतना बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो जाहिर सी बात है कि मैं भी एक एक्स क्रिकेटर हूं,
तो एज एक्स महिला क्रिकेटर मुझे बहुत अपने इंडियन वीमेन्स क्रिकेट टीम पर गर्व है, प्राउड जी। फील है। जी। मैम हाल ही में वडोदरा में कोटंबी स्टेडियम जो इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है और बना है और हाल ही में भारत और वेस्ट इंडीज की एक शानदार सीरीज यहाँ हुई। आप लाइजनिंग ऑफिसर भी थी। किस तरह का अनुभव रहा यहाँ वडोदरा में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलने का और उनके साथ पूरा कॉम्बिनेशन बिठाने का? वेल अपना खुद का बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन का खुद का अपना एक स्टेडियम बड़ौदा में बना हुआ है और उस स्टेडियम पे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट सीरीज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की हुई है। तो वो एक सुकून, एक इमेंस सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस, एक प्राउड फील कुछ अलग ही होता है जब हम अपने खुद के स्टेडियम पे खेलते हैं। और इसका पूरा क्रेडिट मैं हमारे बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री प्रणव भाई अमीन और पूरे बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के अपेक्स कमेटी मेंबर्स और सारे दूसरे कमेटी मेंबर्स को मैं ये पूरा क्रेडिट दूंगी। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्टेडियम पे ये सीरीज जो हुई इंडिया वेस्ट इंडीज की, तो बहुत अच्छे फैसिलिटीज वहां पर थे। बहुत अच्छी तरह से बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने सब मैनेज किया हुआ था, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। और दोनों इंडिया और महिला वेस्ट इंडीज विमेन्स क्रिकेट टीम काफी खुश थी और काफी सक्सेसफुल और शानदार सीरीज ये पहली बार हुआ बड़ौदा में, लेकिन बहुत शानदार और सक्सेसफुल सीरीज रहा है ये। जी। और हाल ही में राजकोट का जो मैच हमने देखा उसके बाद तो ये जो मैं कहती हूँ कि मारी छोरिया क्या छोरों से कम है, वो बहुत बढ़ चढ़ कर साबित हो गया है कि 300 प्लस तो हमेशा ही हमने देखा है कि भारतीय क्रिकेटर्स जो हैं, महिला क्रिकेटर्स जो हैं 300 प्लस तो ऑलरेडी हमेशा बनाती ही रहते हैं, लेकिन इस बार 400 प्लस का स्कोर चेज कर लिया। क्या कहेंगे ये जो एक माइलस्टोन अचीव हुआ है, महिला क्रिकेटर्स ने अचीव किया है, उस पर क्या कहेंगे मैम? वेल मैंने खुद ने यहाँ पर जो इंडिया इंडीज की सीरीज बहुत क्लोजली देखी है और राजकोट का भी मैं मैच फॉलो कर रही थी आयरलैंड सीरीज के सामने। तो यहाँ पर हमें इंडियन टीम में एक बहुत ही बेहतरीन यंग ऑलराउंडर मिली है, प्रतिका रावल करके। दूसरी भी काफी यंगस्टर्स इंडियन टीम में हैं, जैसे प्रिया मिश्रा है, तनुजा कन्वर है, बहुत सी यंग टैलेंट प्लेयर्स हैं यहाँ इंडियन टीम में। और इनका प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया रहा है। बहुत बैलेंस टीम है हमारी हाल की महिला इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम, बहुत बैलेंस टीम है। और ऐसे नए खिलाड़ी, यंग प्रॉमिसिंग खिलाड़ी, टैलेंटेड खिलाड़ी है, उनके साथ दो स्ट्रॉन्ग पिलर जैसे कि हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना है, और दो लाइवली प्लेयर्स जो इंडियन टीम को हमेशा लाइवली रखती हैं, वैसे हरलीन देओल और जमीमा रॉड्रिग्स हैं। तो टीम का माहौल भी बहुत अच्छा है। सब कोचेस, सब बैटिंग कोच, हेड कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, सारे पूरा सपोर्ट स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मेहनतू हैं सब। और जिस तरह का मैंने माहौल इंडियन विमेन्स क्रिकेट में देखा है ये टीम का और सपोर्ट स्टाफ का, आई शुड से दैट बहुत पॉजिटिव अप्रोच, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड टीम में है, बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट टीम में है। और इसका श्रेय पूरा प्लेयर्स, सपोर्ट स्टाफ सबको जाता है। जी, बिल्कुल। मैम आपने भी काफ़ी क्रिकेट खेला है और अलग-अलग जगह ट्रैवल किया है। उस वक़्त महिला क्रिकेट और महिला क्रिकेटर्स को जो सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी, जो सारे अधिकार मिलते थे, उसमें और अब, क्योंकि अब वुमेन क्रिकेट हर कोई देखना पसंद करता है, हर कोई फॉलो करता है, कितना बदलाव आया है बीते कुछ सालों में वुमेन्स क्रिकेट में? देखिए, जब हम क्रिकेट खेलते थे तब विमेन्स क्रिकेट, महिला क्रिकेट बीसीसीआई को मर्ज नहीं हुआ था उस वक्त। तो हम लोग एक विमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडर खेलते थे और एसोसिएशन के पास उतने पैसे भी नहीं रहते थे। हमको मैच फीस नहीं मिलती थी, हमको डीए नहीं मिलता था, हमको सिर्फ सारी रहने की सुविधाएं, खाने पीने की सुविधा मिलती थी। हमको ना तो कभी फ्लाइट में हमने ट्रेवल किया था उस वक्त, क्योंकि एसोसिएशन के पास उतने पैसे नहीं थे। हम डॉमेट्री में हमको रुकाया जाता था, पूरा हमारा 15 का टीम डॉमेट्री में। उस वक्त सपोर्ट स्टाफ में ना तो बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, हेड कोच ऐसा कुछ नहीं रहता था, नो ट्रेनर, नो फिजियो, सिर्फ 15 प्लेयर और एक मैनेजर कम कोच, ऐसे हम 16 लोग रहते थे। एक ही स्कूल में किसी डॉमेट्री को रुकाया जाता था। हम ट्रेन में अनरिजर्व कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर चुके हैं, पूरा मेरा क्रिकेटिंग करियर हमने वैसे खेला है। मेरे साथ दूसरे क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने सारे दूसरे स्टेट्स के, वो भी
ऐसी इसी तरह से खेलते खेलते हम लोग इंडिया टीम तक पहुंचे हैं। लेकिन आज का जो क्रिकेट है वो अभी बीसीसीआई के साथ महिला क्रिकेट मर्ज होने के बाद बीसीसीआई जो सुविधाएं फैसिलिटीज जो महिला क्रिकेट को दे रही है वो बहुत ही, यानी जो आज मेंस को फैसिलिटी मिलती है वही फैसिलिटीज आज महिला क्रिकेटरों को मिलती हैं। आज उस वक्त हम लोग ट्रेन में अनरिजर्व कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे थे, आज की टीम सब फ्लाइट में जा रही है। उस वक्त हम डॉमेट्री में, स्कूल के डॉमेट्री में हमको रुकाया जाता था, आजकल टीम से 4 स्टार 5 स्टार होटल में रुकाया जाती है। तो उनको आजकल मैच फीस दिए जा रहे हैं, डीए दिए जा रहे हैं, उस वक्त हमारे अभी आप देखा जाओ तो पूरा सपोर्ट स्टाफ का एक ग्रुप होता है, हेड कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फिजियो, ट्रेनर सब होता है। उस वक्त हमारे पास तो हेलमेट भी नहीं थे, थाई पैड नहीं थे, आर्म गार्ड नहीं था, कुछ नहीं था। We used to play just for the क्रिकेट हमारा एक पैशन था और बस हमको खेलना था, इसलिए हम खेलते थे और बहुत सुकून, बहुत खुशी मिलती थी। अभी वो जो फैसिलिटीज हमने जो झेली है वो अभी फैसिलिटीज ये प्लेयर्स को नहीं, इनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है स्पेशली आफ्टर वीमेन क्रिकेट बीसीसीआई से मर्ज हुआ है। और आपने तो सुना होगा थोड़े महीनों पहले जय शाह जी जो हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, उन्होंने तो ऑफिशियली अनाउंस किया कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेंस एंड वुमेन क्रिकेट। जो मेंस को मैच फीस मिलती है वही मैच फीस महिला खिलाड़ियों को भी मिलेगी। तो ये तो फैसिलिटीज हम तो बहुत बहुत खुश है कि जो हमने नहीं फैसिलिटीज एंजॉय की, आज की क्रिकेटर्स, महिला क्रिकेटर्स सब फैसिलिटीज एंजॉय कर रही हैं। तो हम बहुत खुशी होती है कि जो हमने सहा है वो आजकल के क्रिकेटर्स को नहीं सहना मिल रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, तो हम उससे बहुत बहुत खुश हैं। एंड थैंक्स टू बीसीसीआई फॉर दिस, आई शुड से। जी बिल्कुल, एक्चुअली फाउंडेशन में आप लोगों की मेहनत लगी है और उस पर ये पूरा वुमेन्स क्रिकेट खड़ा हुआ है और इसलिए ये शानदार तो है ही। WPL विमेन्स प्रीमियर लीग आईपीएल की तर्ज पर आपने WPL भी शुरू कर दिया है। आप मैम दिल्ली की टीम से भी जुड़ी हुई हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही है? कुछ ही दिनों में अब मैचेस शुरू होने वाले हैं। या विमेन्स प्रीमियर लीग WPL जब से शुरू हुआ है तब काफी सारी लड़कियां बहुत इंस्पायर्ड हुई है, बहुत मोटिवेट हुई है। कंपटीशन भी महिला क्रिकेट में आजकल बहुत बढ़ गया है और पिछले सालों से मैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैनेजर हूं और अब की WPL 2025 की हमारी तैयारियां चल रही हैं। अभी डोमेस्टिक सीजन खत्म हुआ है, कल ही चैलेंजर्स ट्रॉफी टूर्नामेंट खत्म हुई। अभी सारे प्लेयर्स अपने अपने WPL की टीम्स में जुड़ जाएंगे और हम लोग देख रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स की हम लोग एक 8 या 10 दिन का हम कैंप का शुरू करने वाले हैं शॉर्ट टाइम। महिला क्रिकेट बहुत आगे बढ़ रहा है, फैसिलिटीज भी अब बहुत मिलती जा रही है और लोगों का प्यार में बहुत ज्यादा मिल रहा है। मैं जब कौटुंबी में मैच की कवरेज करने के लिए पहुंचती थी तो हर एक व्यक्ति के नाम पर उनके मुंह पर नाम होता था कि कौन, तो स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, प्रतिका, ये सारे नाम अब लोगों को याद हो गए। यानी इंटरनेशनल क्रिकेटर जितने मशहूर हैं उतनी ही मशहूर अब फीमेल क्रिकेटर्स भी हो गई हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? लोगों का प्यार, भारतीय जनता का प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा है महिला क्रिकेट। नहीं, अभी ऐसा है कि इंडियन महिला क्रिकेट टीम अभी शानदार प्रदर्शन कर रही है। जैसे मैंने बोला, विमेन्स प्रीमियर लीग जब से शुरू हुआ है WPL तब से ये विमेन्स क्रिकेट काफी पॉपुलर हुआ है। लाइव टेलीकास्ट हो रही है महिला क्रिकेट की मैचेस, तो लोग देखते हैं, लोग अभी उनको फॉलो करने लगे हैं। लोग काफी तरह अपने महिला प्लेयर के फैंस हो रहे हैं धीरे धीरे तक। और मैंने आज, जैसे आपने बोला कि अभी इंडिया वेस्ट इंडीज का सीरीज हुआ तो काफी स्टेडियम में बहुत सारे लोग आए थे, बहुत लोगों ने बहुत एंजॉय किया मैचेस। जिस तरह से प्रतिका, स्मृति मंदाना, हरलीन देओल ने वहां पर, जेमिमा रॉड्रिग्स जिन्होंने हाफ सेंचुरी और काफी सारी, प्रतिका रावल ने तो ऑलराउंडर प्रदर्शन भी दिया है। तो पब्लिक बहुत खुश हो गई बड़ौदा में और स्टेडियम काफी फुल था। अभी लोग, जैसे मैंने WPL में भी देखा, DY पाटिल स्टेडियम बेंगलुरु में देखा, दिल्ली में देखा, सारी जगह पे स्टेडियम्स अभी फुल होने लगे हैं। पहले सिर्फ मेंस क्रिकेट को फॉलो करते थे लेकिन अभी क्राउड विमेन्स क्रिकेट को फॉलो करने लगी है। दिस इज जस्ट बिकॉज
कि महिला क्रिकेट अभी डे बाय डे बहुत पॉपुलर हो लगा है, लोग अभी टीवी पे लाइव मैचेस फॉलो करने लगे हैं, और जिस तरह से हमारी महिला क्रिकेट खिलाड़ी प्रदर्शन कर रही हैं उससे वो लोग पॉपुलर हो रहे हैं, सब लोग न्यूज़पेपर में भी उनका स्कोर फॉलो करते हैं, एंड दैट्स द वे कि वो लोग क्रिकेटर्स को, वीमेन क्रिकेटर्स को उसी तरह से अभी फॉलो धीरे धीरे करने लगे। जी, अगर मेंस क्रिकेट इतना पॉपुलर हो और वुमेन्स क्रिकेट को भी उतना ही बढ़ावा मिले, तो ये भारत में वैसे भी क्रिकेट का फीवर है। यहाँ पर क्रिकेट को एक बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। और क्रिकेट की हम बात करें, महिला क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की बात कैसे हम पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम बेसिकली बड़ौदा से ही जुड़े हुए हैं, और आप सिलेक्शन कमेटी की मैम चेयरमैन भी है। वडोदरा ने बहुत अच्छे स्टार भी दिए हैं। मैं राधा यादव की बात करूँ, यस्तिका भाटिया की बात करूँ, उससे पहले भी बहुत सारी महिला खिलाड़ी आगे बढ़ रही है। यहाँ बड़ौदा से और कौन सी महिला खिलाड़ी ऐसी हैं जो आगे चलकर भारत का नाम रोशन कर सकती हैं? देखिए, अभी राधा यादव और यास्तिका भाटिया के बाद मैं 2-3 और खिलाड़ी इंडियन टीम में देखना पसंद करूंगी जरूर, जो बड़ौदा की हैं। जैसे एक मैत्री मनियार है जो 16 साल की लड़की है, लेकिन अभी उसका डोमेस्टिक सीजन बहुत सक्सेसफुल रहा है। दूसरी है एक मिमी पोका करके, वो भी 16-17 साल की है, हार्ड हिटर है, बड़ौदा से ओपनिंग बैटिंग करती है अंडर 19 टीम के लिए। फिर आतोशी बैनर्जी करके हैं, वो भी बहुत स्मार्ट क्रिकेटर हैं। जब वो आतोशी कवर्स ड्राइव्स खेलती है तो कभी बार मैं उसको देखती हूँ तो मुझे मिताली राज की याद आती है। सो ये 2-3 जो खिलाड़ीज हैं, एक रिद्धि सिंह करके हैं जो राइट अप लेग स्पिनर है, वो भी बहुत अच्छी प्लेयर है। मैं ये 3-4 प्लेयर में से ये 3-4 प्लेयर मैं देखना चाहती हूँ कि वो कल उठ के डेफिनेटली बड़ौदा का नाम रोशन करेंगी, और ये 3-4 लड़कियां हैं जो उनको अगर इसी तरह बेहतरीन प्रदर्शन कंसिस्टेंटली करती रही तो आगे उनका भविष्य विमेन्स क्रिकेट में बहुत उज्जवल है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, मैं एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। पेरेंट्स अपने बच्चों को पहले तो खेल में ही नहीं भेजना चाहते थे, और लड़कियों को तो बिल्कुल स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब एक के बाद एक हर क्षेत्र में महिला खिलाड़ियों ने इतना ज़्यादा नाम कर दिया है, जो पेरेंट्स अपनी लड़कियों को आज भी कतराते हैं भेजने में, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि हर एक पेरेंट्स ने, अब चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, लेकिन स्पोर्ट्स में अपने बेटे को एनकरेज करना ही चाहिए। स्पोर्ट्स में जब अपने बच्चे जाते हैं तो एक फिजिकल फिटनेस का अवेयरनेस होता है, और आप लोग या थोड़ा स्टडीज के साथ थोड़ा स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, और यू नेवर नो कभी किसका डेस्टिनी किसको को कहाँ ले जाए, यू विल नेवर नो। तो आई थिंक दैट सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को एनकरेज करना ही चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और स्पोर्ट्स में भेजना चाहिए। आज देखते हो हमारी बड़ौदा की महिला 2 खिलाड़ी राधा यादव, यास्तिका भाटिया आज इंडिया टीम में है और बड़ौदा का नाम रोशन कर रही हैं। तो ऐसे कई लड़के आगे खेल भी सकते हैं, और उनका भविष्य क्रिकेट फील्ड में नहीं लेकिन किसी और स्पोर्ट्स में भी वो लोगों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। सो आई थिंक the parents should motivate their kids to go ahead in the sports. चलिए मैम, थैंक यू सो मच वीएनएम टीवी से खास बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आप सबको हमेशा ही जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि वीएनएम टीवी पर हम उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं जो आप सबके लिए जानना और समझना जरूरी होते हैं। वुमेन्स क्रिकेट हम सब अब जब पसंद कर रहे हैं तो उसे बढ़ावा देना हम सबका कर्तव्य है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।